चलिए शुरू करते हैं, और हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इंडियन लिटरेचर के ऑथर। ठीक है, हालांकि इंडियन लिटरेचर हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इंग्लिश इन, या फिर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये प्रॉपर टर्म है इसके लिए। तो समझो, अब ऑथर पे इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं समझ लो। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि ऑथर है उसके कौन कौन से वर्क लिखे गए हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें, ये वर्क किस साल में लिखा गया है, ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन, अगर हम डेप्थ में जाएं तो इसके कैरेक्टर से बनता है और इसकी समरी से बनता है। ये इसका पैटर्न है। और इसके अलावा अब एक चीज और देख लो, इसके क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो फिर मैं वही आपसे बोलूंगा कि समरी अगर कहानी मेरे को अच्छी लगेगी तो मैं उसको यहाँ पे करा दूंगा, अदरवाइज आपको किसके लिए होगी, होमवर्क के लिए होगी। अगर आप मेरे साथ में करते जाएंगे तो आपका इंडियन लिटरेचर एकदम अच्छे से हो जाएगा, और आप साथ में नहीं करोगे तो भाई फिर आप देखो और आपका काम देखे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अभी बीते कुछ पेपर्स में ये देखा है कि इंडियन राइटिंग से, मैं यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ, सेट हटा दो, मैं इंडियन राइटिंग की बात कर रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। 15 से 20 क्वेश्चन किसी एक यूनिट में बहुत बड़ा, ज्यादा बहुत बड़ा मार्जिन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला कि और किताबें और बुक्स या फिर और टीचर्स अगर आप पढ़ते हो तो इंडियन में वो कितने ऑथर कराते हैं, खूब से खूब 15 या 20, जो मेजर मेजर ऑथर होते हैं सिर्फ वो कराते हैं। लेकिन हम बहुत सारे ऑथर कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें ऑथर इस तरीके से इंक्लूड किए हैं कि सारे के सारे आपको किस में मिलेंगे, क्रोनोलॉजी में मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखो, मैंने बाकायदा इसमें सिर्फ इंडिया के ही नहीं, मैंने बाकायदा इसमें दलित ऑथर्स भी इंक्लूड करे हैं। इसीलिए तुम्हारा मैं इंडियन के साथ साथ मैं कौन सा पोर्शन भी खत्म कर दूंगा, दलित लिटरेचर भी मैं इसी के साथ खत्म कर दूंगा, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, रीजनल लिटरेचर भी मैं खत्म कर दूंगा इसी के साथ। कौन सा लिटरेचर, रीजनल लिटरेचर भी खत्म हो जाएगा। रीजनल लिटरेचर मतलब मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। ठीक है, जो ऑथर जो फेमस रहे होंगे हम इसमें वो भी देख लेंगे। इसके बाद जैसे ही मैं, जो इसमें 104 ऑथर हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दूसरी पीपीटी भेज दूंगा। उसमें मैंने दिसंबर एंड जून 2025 और एमपी सेट 2026, इनके ऑथर भी क्या करे हैं मैंने, इंक्लूड करें। ठीक है, और एक चीज और समझ लेना, जैसे पलक का स्टेटमेंट था कि सर कुछ ऑथर ऐसे आए जो हमने पढ़े तो हैं पर उनके क्वेश्चन हमसे नहीं बने। क्वेश्चन न बनने का रीजन ये था कि हमने वो ऑथर सिर्फ ऊपर से खत्म करा, और जबकि मैंने आपको क्या बोल के रखा है, मैंने आपको ये बोल के रखा है, मैंने क्या बोल के रखा है, समझ लो ध्यान से, मैंने आपको ये बोल के रखा है कि मैं यहाँ पे कम से कम मैं तुम्हें ऑथर की लिस्ट तो दे रहा हूँ, तुम लोग तो खुद से क्या लिस्ट भी निकाल लोगे, खुद से तुम लिस्ट भी नहीं निकाल सकते कि मैं ऑथर कितने पढ़ने हैं। आया ना, तो कम से कम मैं तुम्हें ऑथर की लिस्ट तो दे रहा हूं। तो मैंने तुमको कहा है मैं उस ऑथर को यहाँ पढ़ा दूंगा, उसका फेमस वर्क मैं तुमको पढ़ा दूंगा। फिर मैं तुमको क्या होमवर्क दिया है, तुमको मैंने समरी दी है, और प्लस मैंने उस ऑथर पे एमसीक्यू दिए हैं कि इस ऑथर पे या उसके वर्क्स पे क्या लगा लो, आप एमसीक्यू लगा लो, तो इसलिए आपका एक टॉपिक के एक ऑथर क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। कितने स्टूडेंट है तुम में से जो ये लगाते हैं, तुम तो ये भी नहीं लगाते, इसकी तो दूर की बात हो गई। और अगर तुम ये लगा लो तो फिर काय का आउट ऑफ सिलेबस, कितने किए थे सारे इंडियन के, एमसीक्यू कर रहे थे सारे, एमसीक्यू एमसीक्यू, समरी करी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका करेक्टर हल्का सा ध्यान में रखो। जब तुम रिवीजन करो, रिवीजन करोगे, तब तुम उसके कैरेक्टर्स देखोगे, उसकी समरी अपनी भाषा में देखोगे, जो अपनी भाषा में तुमने लिखी होगी, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, बड़ा बड़ा करके, तो अपने आप याद में आ जाती है। अनटचेबल की क्या कहानी थी? हाँ हाँ, ये कैसे याद रहा? तो मैंने ऐसे तो और भी करवाए हैं मैंने। पैसेज टू इंडिया की कहानी बताओ चलो।
पैसेज टू इंडिया की कहानी बताओ। लिखा किसने, पहले तो मैं यही नहीं पता वो, है ना? हाँ, फिर किसने लिखा है? हाँ चल। हम्म। तुमने क्या क्या पढ़ा है जब से तुम आई हो? तब से कौन से वो यूनिट खत्म कराई मैंने? थ्योरी। तो तुम्हें क्रिटिसिज्म आता है ऐसा? तुम्हें क्रिटिसिज्म आता है? चलो तो हाँ चल। 10 यूनिट है, सॉरी 11 यूनिट है इंक्लूडिंग वर्ल्ड लिटरेचर। कितनी यूनिट आपको आती है? टू बी ऑनेस्ट जवाब देना। मैं सवाल पूछूंगा जो अगर, मैं पूरे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, कितनी यूनिट आती हैं आपको? आ, आपको कितना आता है? कौन सी यूनिट आती है आपको? कितना कुछ पोर्शन तो होगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो इंडियन मेरे को भी पूरा नहीं आता। ऐसे तो एक भी यूनिट ऐसी नहीं जो मुझे नहीं, एक पूरी नहीं आती। 100% किसी को कुछ नहीं आता। 90%, 80%, ऐसा कुछ तो बोल सकती हो। कौन सी यूनिट है तुम्हें जो ऐसी आती हो? हम्म। हम्म। आता कितना है? भूलने का तो भूलता कौन नहीं है? भूलते तो सब है बेटा, है ना? ये तो अरे 11 यूनिट है ना। नहीं है, अपन को कितना याद है? हम्म, ठीक है। एमपी सेट का पेपर कब हुआ था? 1 मार्च को। आज कितनी तारीख है? 4 अप्रैल। तकरीबन 1 महीना हो गया। ईमानदारी से बताना, 1 महीने के अंदर पढ़ाई करी? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, पढ़ाई करी हाँ या ना? नहीं। तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो सर मैं भूल जाती हूँ? ये सब बकवास है, भूल जाना। जो व्यक्ति रेगुलर रिवीजन कर रहा है वो भूलता ही नहीं है। और भूलते हैं तो थोड़ा बहुत पोर्शन आउट ऑफ द दिमाग चला जाता है, उसको भूलना नहीं कहते। तुम लोग तो पूरा का पूरा यूनिट तुम्हारी सफा हो जाती है। घर जाना, वो तुम्हारे रीजन सुनना ही नहीं है। अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि आपको आता है कि नहीं आता। हाँ। हाँ, इतना सारा पढ़ते हैं 1 महीने में? कितना सारा तुमने पढ़ा? 1 महीने में कितना पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो बताओ कहां से दिमाग में रहेगा? तुमने पिछले 2 एग्जाम में, यूजीसी नेट में और एमपी सेट में, 2 2 दिन पहले किताब खोल के देखी है। तुमने इसको कॉलेज का एग्जाम बना दिया। सत्य है ना? हाँ। तो कैसे याद होगा, है ना? चलो ठीक है, ये तो चलो पेपर 2 की बात है। एग्जाम को 2 दिन पहले खोल तो लिया। पेपर 1, सर उसमें तो मार्क्स अच्छे आ गए, तो फिर अब उसकी तो बात ही नहीं कर रहे अपन। तो मार्क्स भी उसमें अच्छे आए ना? मार्क्स भी अच्छे ही थे ना उसमें? अच्छे थे मार्क्स, काफी अच्छे मार्क्स थे उसमें। पर ऐसा कि उसको और इम्प्लीफाई करने के लिए हमें और अच्छे से पढ़ना पड़ता ना वो। अपन को कितना आता है? पूरा आ जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं किसी दिन पेपर 1 की देखते हैं। चलो इंग्लिश। हाँ। 4 महीने में कितना किया अपन ने? हेमलेट किसने लिखा? ये क्यों याद है? इसमें हिंट क्यों नहीं मांगी? चलो समझ गए बात को। जिसको अगर ऐसा चाहना है, जिसको कि सर हमसे इससे क्वेश्चन ना बचे, जो अगर हमने पढ़ लिए उससे क्वेश्चन ना बचे, तो ध्यान रखना इस एमसीक्यू। ये पलक की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है क्या? यार तुम लोग झूठ बोल रही हो। तो गई कहाँ है? का तबीयत खराब है? रश्मिना का जवाब नहीं आया है। इसको बता के गई है। इंदौर में ही है। तबीयत खराब में घर जाते कि मामा के यहाँ पे जाते हैं? अच्छा अच्छा। यार तो तुम लोग मेरे को सी समझते हो, मेरे माथे पे सी लिखा है ना? ठीक है। तो जो व्यक्ति एमसीक्यू वाला पोर्शन करेगा
उसे क्वेश्चन आउट ऑफ बाहर नहीं जाएंगे, समझ पहले से दिमाग में डाल लेना। एमसीक्यू मैं तो नहीं करा पाऊंगा ना क्लास में, आप भी जानते हो पॉसिबल ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल टास्क है ये क्लास में। चलो ऑथर देख लो, कौन कौन से ऑथर पढ़ाने वाले हैं। मैक्सिमम ऑथर 99% अपन ने क्रोनोलॉजी में ही लिख के दिए हैं। ठीक है, इन नोट्स बनाने में काफी समय लगा था। ठीक, हाँ खुद के है ना, तभी तो समय, तभी तो इतना व्यवस्थित बने हैं, वरना कहाँ ही व्यवस्थित होते। हाँ हाँ, तो बेटा जो मेहनत आपने की होगी उसका रिजल्ट भी आपको मिला होगा। और एक चीज और समझ लो, अगर मनुष्य, क्या देखो, ये नए वाले निकलवाए हैं क्या? हाँ ये मैं ही हूँ। नए वाले हैं क्या? जो मैंने अभी भेजा था ना, मतलब वो है यही पीडीएफ, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भेजा है। इसमें ये मैं हूँ, और भी चीजें उसमें लिखी हूँ, दिख नहीं रही है क्या प्रिंट आउट में? हम्म। ठीक है चलो, ये था। ठीक है, मैं एक एक आध दिन में यहाँ पे लाऊंगा फिर वो चालू कर दूँ, चलो। ठीक है चलो छोड़ो, ये 40 ऑथर हो गए। इसके बाद ये देख लो, 40 ऑथर ये हो गए। इसके बाद ये देख लो 80 ऑथर हो गए। ये देख लो 104 ऑथर हो गए। और 104 ऑथर के बाद, 104 ऑथर के बाद जो तुम्हारे जो नए वाले नोट्स है ना, मतलब नए वाले जो मैंने इसको मॉडिफाई करके भेजा था, उसमें मैं, हाँ, दो ऑथर मैंने और ऐड करे हैं उसमें। ठीक है, 105 पर नाम बोल दो, क्या नाम था उसका? हाँ हाँ, बी एस नैपॉल तुम लोग लिख लेना, बी एस नैपॉल। और ब्रश कचरू, या ब्रश कचरू। ठीक है, इसके बाद तो पार्ट 2 भेजूंगा मैं, उसमें 20 से 25 ऑथर आपके और ऐड होंगे। क्या? ईएम पोस्टर्स, पैसे स्टूडेंट राज सिंह चौधरी। चलो शुरू करते हैं, पहला ऑथर बंकिम चंद्र। आप लोगों ने इसको चटर्जी नाम से नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने बचपन में, आप लोगों को इनको पढ़ाया गया होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से। ठीक है, तो आपने चटर्जी पढ़ा है, वो हम हिंदी मीडियम वाले थे ना, हिंदी में चट्टोपाध्याय बोलते हैं, मतलब हिंदी में चट्टोपाध्याय पढ़ाते हैं इनको। देखिए, हाँ यही है, नहीं 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 नहीं, यही है, बंकिम चंद्र चटर्जी कह लो या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह लो। ठीक है, 1838 और 1890, 1838 में पैदा हुए थे और 1813 वो 1894 में मर गए थे। ठीक है, इसके बाद में बात करूं तो देखिए, ये बंगाली लैंग्वेज के ऑथर थे। कहां से थे ये? बंगाल से थे, पहली चीज। इनकी नॉवेल थी आनंद मठ, PYQ है ये। ठीक है, विच इज वन ऑफ द लैंडमार्क ऑफ मॉडर्न बंगाली एंड इंडियन लिटरेचर। जो क्या है, इंडियन लिटरेचर में एक लैंडमार्क है। लैंडमार्क का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, एक रिकॉर्ड सेट कर देना। ठीक है, आनंद मठ PYQ है। और इसी आनंद मठ के अंदर, आनंद मठ इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स या कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स या जो भी वट एवर। तो उसके अंदर आई थिंक इन्होंने ये कंपोज किया था, वंदे मातरम। आप सब लोगों ने ये बचपन से पढ़ा दो, वंदे मातरम। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं, जो इसका जो रियल कंपोजिशन का जो गाना है, वंदे मातरम ये बोलते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल गंदा लगता है। आपकी मूवी आई थी फाइटर, तो उस उसमें ये गाना फिर से वो किया गया है, फिर से सॉन्ग किस किया गया, फिर गाया गया है। पर मुझे इसके वाले कंपोजिशन कंपोजिशन अच्छे लगते हैं। फाइटर मूवी में है ऋतिक रोशन वाला, रियल है बंदे मातरम ऐसा करके है रियल। है, हाँ रियल वाला ये, हाँ मतलब ये बंदे मातरम है। हाँ मतलब जो भी हो, पर मुझे मूवी वाला अच्छा लगता है ये। ठीक है, इसके बाद
तो इसको पता है क्या बोला गया है? ये हमारा नेशनल क्या है? वंदे मातरम क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देख लीजिए, चट्टोपाध्याय रॉट 14 नॉवेल। कितनी नॉवेल्स लिखी है इन्होंने? 14 नॉवेल लिखी हैं। क्या मैं 14 पढ़ेंगे हम? क्या 14 पढ़ेंगे हम? नहीं, समस्या है ना, नहीं पढ़ सकते अपन। ठीक है, ये ना ये, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? साहित्य सम्राट भी बोलते हैं, एम्परर ऑफ लिटरेचर। मैंने कालिदास इंक्लूड किया है उसमें? नहीं किया होगा शायद। कालिदास इंक्लूड कराया क्या मैंने? नहीं करा होगा, है ना। नए वाले में कर दूंगा मैं कालिदास को ऐड, है ना। मेरे को मैसेज डाल दे। हाँ, नहीं है ना, मेरे को मैसेज डाल देना, कालिदास भी ऐड कर दो, क्योंकि कालिदास आपका एमपीपीएससी के सिलेबस में भी दिया गया है, ध्यान रखना। और नेट में भी क्वेश्चन आए हैं उससे। हाँ, 2 क्वेश्चन इस बार, ये वाली भी सेट में भी 2 थे ना। हाँ, चलो इसके बाद देखो, तो इनकी सबसे फेमस जो नॉवेल थी उसका नाम था आनंद मठ, और वो किस ईयर में आई थी? तो 1882 में आई थी, इस चीज को ध्यान रख लो, 1882 में आई थी। ठीक है, इसी में आपका कौन सा सॉन्ग था? वंदे मातरम सॉन्ग इसी में था। ठीक है, ये एक पैट्रियोटिक नॉवेल है। और एक चीज और समझ लो, और ये जो नॉवेल थी वो किस पे बेस है? सन्यासी रिवॉल्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल इन 1770। और बीच में एक अफवाह भी उड़ी थी, बीच में एक अफवाह भी उड़ी थी कि भारत का सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन है? इंडिया का डायरेक्टर संजय लीला भंसाली इज ऑल्सो बिग डायरेक्टर, ही इज ऑल्सो बिग डायरेक्टर, पर मैं बोल रहा हूँ बिगेस्ट। एस एस राजा मौली, है ना, उससे बड़ा डायरेक्टर इंडिया में तो है ही नहीं। तो न्यूज ये आई थी कि उसकी कुछ आने वाली मूवीज हैं, उनमें जो उसने स्टोरी उठाई है वो एक सन्यासी रिवॉल्ट में भी वो स्टोरी उठा रहा है। तो ध्यान रहे, सन्यासी वर्ल्ड कब हुआ था? 1773 में। इसको हम फादर ऑफ बंगाली फिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? फादर ऑफ बंगाली फिक्शन। इसके बाद देख लेते हैं, ये है इनकी नॉवेल। इसमें 15 लिखी है, हालांकि इन्होंने 14 लिखी थी, तो हो सकता है कोई रिपीट हुई हो इसमें, देखो। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि आनंद को उठा के 14 और लिखी हो। ठीक है, चलो देख लो। इसके बाद देखो ध्यान से, दुर्गेश नंदिनी PYQ है। पहली कौन सी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद कपाल कुंडला PYQ है। ठीक है, इसके बाद और देखो, और इन्होंने ये लिखी है, जुगल राधा रानी, चंद्रशेखर, कमल कंतर दाप्तर रजनी, है ना, कृष्णा कांटर बिल, राजसीमा, आनंद मठ, देवी चौधरानी, सीताराम। ठीक है, और आनंद मठ तो PYQ है ही है ही। ठीक है, इसके बाद पोएट्री में देख लो, ललिता ओ मानस और बंगा दर्शन। वही ध्यान रख लो, वरना सारे तुम कहाँ ध्यान रख पाओगे? सारे भी अपन कहाँ ही ध्यान रख पाएंगे, है ना। पोएट्री नहीं, पोएट्री नहीं आते। चलो इसके बाद आपका होमवर्क देख लो यहाँ पे। एक सेकेंड, वाइफ नहीं लिखा है इसमें? ठीक है, कुछ डिटेल और लिख लो इसमें। ठीक है, कुछ डिटेल और लिख लो। ये जो जितनी भी ये नॉवेल लिखी गई थी, ये इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखी थी? बंगाल लैंग्वेज में लिखी थी, क्योंकि ये कहाँ के फादर थे? बंगाल के थे, बंगाल से बिलोंग करते थे, इन्होंने ये बंगाली फिक्शन लिखा था ये। ठीक है, लेकिन फिर हुआ ऐसा कि इन्होंने बंगाल के होते हुए या इंडिया के होते हुए बंगाल लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेज को छोड़ के इंग्लिश लैंग्वेज में एक नॉवेल लिख दी, और उस नॉवेल का नाम था राज मोहन वाइफ, 1864। 1864 यानी कि इससे भी पहले लिखी है उन्होंने। ठीक है, राजमोहन
1864। और ये आपका PYQ है। क्यों? क्योंकि ये है आपकी फर्स्ट नॉवेल। एक ही बात है, राजमोहन स्वाइप लिखते है ना, राजमोहन स्वाइप। फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल है ना, फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल इन इंडिया। चलो, ये हो गया। इसके बाद अब देखो, इस नॉवेल की आपको समरी देखनी है। राजमोहन साहब की क्या देखनी है आपको? समरी देखनी है। अगर मैं अपने सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो आनंद मत से भी ज्यादा कौन सी इंपोर्टेंट है? राजमोहन साहब। अब इसमें आपको क्या मिलेगा? अब देखिए, इसकी जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन प्रोटागोनिस्ट है, ठीक है, वो एक लड़की है। ठीक है, और उस लड़की का नाम है मातंगनी या मतंगनी। ये इसकी मेन प्रोटागोनिस्ट है, ये लड़की। ठीक है, तो इज अ ब्यूटीफुल एंड करेजियस वुमेन ट्रैप्ड इन एन एब्यूसिव मैरिज विद द क्रूअल राजमोहन। तो ये मतंगनी जो वुमेन थी, इसकी शादी हो जाती है किससे? राजमोहन से। और ये राजमोहन कैसा होता है? ये होता है एब्यूजिव हस्बैंड। ठीक है, ये बेल्ट से मारने वाला पति होता है ना, टॉक्सिक वाला। चलिए, लिखते जा रहे हो। अब क्या है, इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट था इस कहानी में। कॉन्फ्लिक्ट तब से स्टार्ट हुआ जब जो मतंगिनी थी, ये सुन लेती है। ये क्या कर लेती है? सुन लेती है। क्या सुन लेती है? कि इसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड का नाम क्या है? राजमोहन। ठीक है, वो क्या करता है? वो डकैत के साथ मिलके, किसके साथ मिलके? डकैत के साथ, यानी कि डाकू चोरों के साथ मिलके एक प्लान बना रहा होता है। और उसको प्लान क्या था? वो प्लान था, ब्रदर इन लॉ माने क्या होता है? साला का जीजा। ठीक है, तो आई थिंक इसके ब्रदर इन लॉ, जीजा होगा शायद। तो ये क्या बोल रहा था? ये प्लान कर रहा था कि जो इसका ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ का नाम है माधव घोष। ब्रदर इन लॉ का नाम क्या है? माधव घोष। उसके यहाँ पे डकैती करने का प्लान बना रहा था। क्यों? क्योंकि है, ये राजमोहन का अपने ही जीजा का घर लूटना चाह रहा था। फिर साला होगा फिर। हाँ, मतलब देख लेते हैं, क्योंकि इस कहानी में से मेंशन नहीं है, आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, हाँ, स्टोरी देख लेना। ठीक है, चलो मैं बड़ा 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 बता रहा हूँ। ठीक है, तो माधव घोष के यहाँ पे ये क्या कर रहा था? अटैक करने का प्लान कर रहा था, लूटने का, क्योंकि ये कैसा था? ये वेल्दी था, ये पैसे वाला था। ठीक है, अब इसके बाद ये भाई नहीं है, जीजा फीजा ही होगा भाई। जीजा, जीजा होगा। हाँ, तो इस राजा राम मान रहा है कि कोई बहन होगी। तो उसका पता है क्यों? क्योंकि ये चीज कैसे कंफर्म हो रही है? क्योंकि आगे चल के क्या होता है? ये चीज ये सुन लेती है। ये चीज क्या है? ये सुन लेती है कि ये किसके यहाँ पे अटैक करने वाला है, किसके यहाँ पे लूटपाट करने वाला है? माधव घोष के यहाँ पे। जो कौन है? जो राजा राम मोहन, सॉरी, राजमोहन का क्या है? जीजा है। फिर क्या होता है? जब ये राजमोहन को ये पता चलता है कि मेरी पत्नी ने ये सुन लिया है, तो अपनी पत्नी को धमकी देता है कि कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, वरना समझ लेना। लेकिन फिर भी जो मतंगिनी होती है, वो क्या करती है? मतंगिनी काले घने जंगलों में ट्रेवल करके ये चीज किसको बता देती है? राजमोहन को। और फिर स्टोरी का बैकग्राउंड में ये समझ आता है कि जो मतंगिनी, सॉरी, राजमोहन नहीं, अरे यार, हाँ हाँ, माधव, माधव माधव घोष को।
और कहानी में ये प्लॉट हमें पता चलता है कि इनका शायद पहले क्या रहा हो, अफेयर रहा। समझ गए? तो भाई तो फिर नहीं होगा। समझ गए? अब क्या होता है बाद में? बाद में क्लाइमेक्स में क्या होता है, जब ये चीज पता चलती है राजमोहन को कि उसकी पत्नी ने उसको क्या दे दिया, धोखा दिया, तो फिर क्या करता है, वो इसको वॉन्ट्स टू किल हर, वॉन्ट्स टू किल हर, वो उसको मारना चाहता है और वो उसको मारने जाता भी है। लेकिन इनके साथ में कौन थे, वो रॉबर्स भी थे। कौन थे वो? रॉबर्स भी थे। तो वो रॉबर्स क्या कर लेते, उसकी पत्नी को बचा लेते हैं। और इन जो रॉबर्स का जो हेड था, जो मुखिया था, उसका नाम था माथुर घोष। उसका नाम क्या था? माथुर घोष। ये माथुर घोष क्या करता है, ये किडनैप कर लेता है। ये क्या कर लेता है? किडनैप कर लेता है दोनों को। किसको? इसकी पत्नी को भी, और वो जिसके यहाँ पर डाका डालने गए थे माधव, उसको भी। ठीक है? इन दोनों को किडनैप कर लेता है और इनसे फिर क्या मांगता है, इनकी विल मांगता है। विल मतलब प्रॉपर्टी पूरी। ठीक है? अब अब क्या होता है, इतना समझ आप लोग लिखते जा रहे हो कि मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ? लिख रहा है, दिखाओ दिखाओ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर तारा। तारा कौन होती है? तारा होती है माथुर की वाइफ। किसकी वाइफ होती है ये? माथुर्स वाइफ। तो ये क्या कर देती है, ये हेल्प करती है किसमें, मतंगिनी, मतंगिनी और कौन, हाँ हाँ, रॉबर की वाइफ है, माधव को भगाने में, जिसको भगा देती है। फिर क्या होता है, फिर बाद में ब्रिटिश का क्या होता है, ब्रिटिश का अराइवल होता है, ब्रिटिश लोग आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, ये जो इसका हस्बैंड था राजमोहन, राजमोहन को क्या दे देते हैं, फांसी दे देते हैं। मजिस्ट्रेट राजमोहन को क्या देता है, फांसी। क्यों? क्योंकि ये अपनी बाप के साथ एब्यूसिव था, उसको मारने की कोशिश की थी। इसके बाद ये माथुर था, माथुर ने क्या कर ली थी, माथुर ने सुसाइड कर लेता है, माथुर। ठीक है? समझ गए बात को? इस तरह से ये क्या हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। समझ गया? तो ये थी राजमोहन बाई। तो राजमोहन की पत्नी इसमें क्या है, सेंट्रल कैरेक्टर। नाम ध्यान रहे, मतंगिनी, माथुर घोष, माधव घोष, तारा, ये लोग इसमें थे। ठीक है? इसके बाद अगली ऑथर, अगला ऑथर का नाम है, किसमें? हाँ हाँ, ये है, पर मैंने जो मैं तुमको जो दूसरे नोट्स भेजूंगा उनमें मैं इनको इंक्लूड करके आपको भेजूंगा, भेजूंगा। समझ गए? हाँ, वो उसमें प्रॉपर नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद इसका अगला ऑथर है रमेश चंद्र दत्त। तो देखिए, ये सिविल सर्वेंट था। ठीक है? और इसने रामायण और महाभारत को क्या किया है, ट्रांसलेट करा है। ठीक है? और इसने कुछ पोएम जैसे कि ये बंगाल पीजेंट लाइफ, द लेक ऑफ साम एंड द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा। ये स्लेव गर्ल ऑफ आगरा पे स्टार लगा लो क्या। देखो, बंगाली में रोमेश पढ़ते हैं, हिंदी में रमेश पढ़ते हैं, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, थोड़ा सा अलग है। तो मोबाइल हटा दो यार, 2 घंटे भी नहीं रहा जा रहा। चलो आगे, रोमेश ज्यादा नहीं है। हम्म, चलो, अब क्या हुआ, अब अगला जो ऑथर है उसका नाम क्या है, तोरू दत्त। और जैसा कि आपने कहा कि रमेश दत्त तो ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या, उसने महाभारत ट्रांसलेट ट्रांसलेट करा है, रिलेशनशिप बिटवीन रमेश चंद्र दत्त एंड तोरू दत्त, ऑथर। चलो, लेकिन ये जो तोरू दत्त है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और ये कौन है,
ये लड़की है। हाँ हाँ, और इसका उसके साथ क्या संबंध है? तोरू दत्त फादर गोविंद चंद दत्त एंड रमेश चंद दत्त फादर ईशान दत्त फॉर पितास। ओके, यानी कि सुनो, इनका रिलेशन सुन लो, इनका रिलेशन सुन लो। तोरू दत्त के फादर और रमेश के फादर, ये दोनों भाई थे, यानी कुल मिला के ये लोग क्या हो गए? कजिन्स हो गए। ठीक है, समझ गया बात को? तो कजिन थे, और कजिन में जो तोरू दत्त थी ये बहुत फेमस थी। ठीक है, सी वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सी वॉज पोएट, नॉवलिस्ट, ट्रांसलेटर एंड सी डाइड एट द वेरी यंग एज ऑफ 21। कल मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि वो 35 साल की उम्र में ही मर गए थे यार। छोटे थे वो, मतलब जवानी थे वो, है ना, बनना कुछ हो। इसके बाद पीवाईक्यू देख लो। द लोटस पीवाईक्यू है, द ट्री ऑफ लाइफ पीवाईक्यू है, अवर कैसुरीना ट्री पीवाईक्यू है, सावित्री पीवाईक्यू है, लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान पीवाईक्यू है। समझ गए? इसके बाद इन्होंने कुछ फ्रेंच कलेक्शन, मतलब कुछ पोएम लिखी, जैसे कि एक सीता, अ शीप ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड, अ कलेक्शन ऑफ फ्रेंच पोएम ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय तोयुदत्त, है ना। इसके बाद एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान भी पीवाईक्यू है। इसकी नॉवेल देख लो, बियांका और द यंग स्पेनिश मेडल, स्टार लगा लो। समझ गए? अब कहानी देख लो। कहानी हमें, अगर आप कोशिश करो तो कहानी ध्यान रखना है आपको सावित्री की, कहानी ध्यान रखना है आपको कॉजिना ट्री की। समझ गए? एक बार हम इसका बड़ा बड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं आपको। अवर कॉजिना ट्री, कैसरीना ट्री। ठीक है, ये ऐसा होमवर्क ही लिखना है आपको, ये होमवर्क में ही करना है आपको, ध्यान रहे। ठीक है, इसकी समरी अवर कॉजिना ट्री और सावित्री की, है ना। चलो चलो, इसकी कैसरीना ट्री की स्थिति समझ लेते हैं। देखिए, समझ लो बात को। ओए, क्या हो, नींद आ रही है? चलो, तो क्या था इसमें? ये एक ट्रिब्यूट दिया गया है। क्या था ये? ट्रिब्यूट था। किसको? कैसुरिना ट्री को। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ था, ये पेड़ खड़ा था, तोरू दत्त का जो घर था, तोरू दत्त का जो होम था, उसके बीच में ये पेड़ खड़ा था। तो पूरा का पूरा बचपन तोरू दत्त का कहाँ गुजरा था? इस पेड़ पे। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी के लिए हम कुछ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूट। समझ गया? तो ये पेड़ के ऊपर इन्होंने लिखा। समझ गया बात को? और इसमें क्या है, इसकी जो थीम है वो है आपकी मेमोरी, लव एंड लॉस, ये इसकी थीम है। आप जब बड़े हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, तो आप जैसे आपका मान लो, आपका ऐसे कॉलेज वो हो जाएगा, छूट जाए, जैसे तुम लोगों का कॉलेज से बाहर हो जाओगे आप, आज से 10 साल बाद आप बाहर चले गए, और 10 साल बाद, मैं इस कोचिंग की बात कर लेता हूँ, 10 साल बाद आप वापस आए इंदौर में, फिर आप इस कोचिंग को देखोगे, तो आपको क्या होगा? याद आएगी। यादें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपने कैसी लाइफ बिताई है। ठीक है, और अगर इस कोचिंग के ऊपर फिर तुम कुछ लिखना चाहो, तो वो क्या हो जाएगा? एक तरह का ट्रिब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो, ठीक है। तो ये पोएट ऐसा कहता है कि जो ये पेड़ था, इस पेड़ के आसपास बड़े चिड़िया वगैरह क्या होती थी? चहचाती थी। ठीक है, और सुबह सुबह बढ़िया हमें क्या आता था? इसको देखकर बड़ा मजा आता था। ठीक है, अब क्या था? अब जो ये था,
जो तोरू दत्त थी, ये बचपन में क्या करती थी, उस पेड़ पर चढ़ती थी, उतरती थी, खेलती थी, तो वो उसका क्या शो कर रहा है, एक हैप्पी मोमेंट शो कर रहा है, ठीक है, विद बिलव्ड सिबलिंग। लेकिन उसके साथ में कौन होते थे, उसके सिबलिंग्स भी होते थे। सिबलिंग समझते हो कौन होते हैं? भाई बहन, सगे भाई बहन है ना, ठीक है। अब क्या था, अब इस ट्री को इन्होंने क्या किया, आई थिंक इसमें क्या होता है कहानी में, ये लोग बड़े हो जाते हैं, तो फिर तो उस पर खेलना कूदना तो होता नहीं है, फिर वो उसको अपनी खिड़की से देख रही होती है, तो उसको क्या है कि वो चीजें याद आती हैं कि यार ये हमारा क्या था, पेट था। समझ गया बात को? इस तरह की कहानी है, आप लोगों को एक बार देखना है, मैंने एक मोटी मोटी थीम तो बता रहा हूँ। इसके बाद अगली लिखो, सावित्री की। ठीक है, अगली कौन सी है, सावित्री। ठीक है, सावित्री की कहानी आपने ऑलरेडी सुन के रखी होगी सब लोगों ने, तुमने तो नहीं सुनी होगी। हाँ, सावित्री एक और ऑथर ने लिखा है, आई नो। किसने लिखा है फिर? हाँ तो वही वाली मान लो। हाँ, किसने लिखा है वो? है ना, हाँ। मेरे को खुद याद नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्या लिखा था किसी में को याद है, लिखा है, ऑप्शन तो मैं वो कर दूंगा। ठीक है, अब अभी आगे आएगा वो। किसी को सावित्री कहानी तुम्हें किसी ने सुनी है क्या? तुम लोग सावित्री कहानी नहीं सुनी? अरे शर्म कर लो रे, सावित्री जैसे बनो तुम लोग। सावित्री की जो कहानी है, ये ली गई है महाभारत से, सावित्री बाई फूले। ये कहानी कहाँ से उठाई गई है? महाभारत से उठाई गई है, ठीक है। और ये कहानी बताती है ट्रू लव को। ये कहानी किसकी थी? ट्रू लव की। संस्कार संसार अभी तक के संसार की सबसे खतरनाक पत्नी ही ये थी। याद आ गई? सबसे अच्छी पत्नी थी, क्या थी? हाँ हाँ हाँ, वही 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 वही, ठीक है, याद आ गई। चलिए, तो क्या था, एक पत्नी थी, पत्नी का नाम है सावित्री, और सावित्री के हस्बैंड का नाम है सत्यवान। क्या नाम है इनका? सत्यवान। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों की शादी हो जाती है, और कुछ समय बाद जवानी के ही दौर में सत्यवान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये क्या, सत्यवान क्या कर रहा होता है, जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है, कटिंग बोर्ड लकड़ियां काट रहा होता है, और उस समय कौन प्रकट होते हैं, यम प्रकट होते हैं। यम प्रकट होते हैं, जिनको अपन यमराज भी बोलते हैं, जो अपने भैंसे पे आते हैं, काले वाले पे, और इनको हम क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ डेथ। गॉड ऑफ डेथ, ठीक है। और गॉड ऑफ डेथ के गॉड को भी हम क्या बोलते हैं, और बिंदु ना, हाँ, गॉड ऑफ डेथ को हम क्या बोलते हैं? अब हट भाई, यमराज को तो हम गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं, गॉड ऑफ डेथ। हम्म, महाकाल बोलते हैं उनको, कालों के काल, ठीक है। ये महाकाल मतलब जो काल, जो मर गए हैं, उनके भी भगवान, यानी कि यमराज के भी भगवान कौन है, महाकाल, ठीक है। इसके बाद चलिए, तो ये क्या होता है, अब क्या होता है, जब ये यमराज इसकी आत्मा को ले जा रहे होते हैं, तो सावित्री क्या करती है, सावित्री यमराज का पीछा करती है, ऐसी कहानी है। यमराज बोलता है कि, यमराज कहता है कि बेटा, आप जीते जी स्वर्ग में नहीं आ सकते, क्योंकि स्वर्ग स्वर्ग या नरक जो भी जाओ, आप मरने के बाद ही आ सकते हो। पर वो नहीं मानती, वो क्या करती है, वो जाती ही है, जाती ही है, और इस तरह का प्यार वगैरह मोहब्बत देख के यमराज उसको कहते हैं वरदान मांगने के लिए। वो कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को, तो तुम्हारे हस्बैंड को मुझे ले जाना होगा, लेकिन तुम्हारा जो डेडिकेशन है, तुम्हारा जो प्यार है, उसको देख के मेरा दिल भरा आया है, और इतनी अच्छी हो तुम, तुम्हारा वरदान देना बनता है, तो तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, और तुम वापस चली जाओ, तुम मुझसे वरदान ले जाओ, लेकिन वापस चली जाओ, मेरे पीछे मत आओ, ठीक है। तो वो कहती है ठीक है, वो कहती है ठीक है, मैं वरदान मांगती हूं आपसे तीन।
वो क्या कहती है, मैं आपसे कितने बर्तन मांगूंगी, 3। यमराज जी बोलता है कोई भी मुझसे 3 बर्तन मांग लो और वापस चली जाओ, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, ऐसा करके। तो वो कहती है ठीक है। हाँ, टाइम लगेगा। हाँ 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 हाँ। मिर्ची ले जाना है, फिर खाएंगे क्या? चलो ठीक है। तो ये पहला वरदान ये कहती है, पहला वरदान मुझे ये दो कि मेरे जो ससुर हैं, मेरे जो ससुर जी हैं, उनकी, उनका बारिश, या मतलब उनकी जो किंगडम, पुराने जमाने में क्या होता था, लड़का है तो बारिश हुआ ना, उनका लड़का है तो बारिश, ऐसे क्या था, किंगडम चलती। तो वो कहता है कि मेरे ससुर जी की जो किंगडम है, या मेरी जो बारिश है, वो क्या रहे, वो भी खत्म ना हो, वो क्या ना हो, खत्म ना हो। समझ गया बात को, क्या ना हो, खत्म ना हो। अब वो कहता है, और वो पहले ही बोल चुका है, जो भी तुम 3 मांगोगी मैं तुम्हें दे दिए, मैंने ये मान लो, मैंने दे दिए। तो पहला क्या बोलती, मेरे ससुर जी की किंगडम खत्म ना हो। अब यमराज फंस गया। यमराज क्यों फंस गया? क्योंकि जो ससुर था, इसका एक ही बेटा था, और उसका नाम क्या था, सत्यवान। अगर इसका दूसरा बेटा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर राजा ये नहीं तो इसका भाई, लेकिन इसका एक ही बेटा, और इसकी अब शादी भी नहीं थी कोई और, मतलब कहीं से इसकी कोई दूसरी औलाद थी नहीं। तो अल्टीमेटली फिर गद्दी पे किसको बिठाना होगा, सत्यवान। समझ गए? यहाँ पे ये फिर फंस गया, क्योंकि समझ, माइथोलॉजी में एक सबसे बड़ी हमें जो चीज देखी गई है अपनी अपनी अपने इतिहास में, कि भगवान जो एक वरदान का बोल देते थे, वरदान को फिर वो चाहे कुछ भी हो जाए मना नहीं कर सकते थे। जो बोल दिया सो बोल दिया। इसीलिए ब्रह्मा ब्रह्मा और महादेव दोनों ने ढेर सारे वरदान दिए, और इनसे जो पाप हुए, पर उनको पाप को किसको मिटना पूछना पहुंचना पड़ा, विष्णु को पहुंचना पड़ा। ठीक है। ये तो जो जो उसमें वरदान दे देते थे, फिर विष्णु को अवतार लेके आना पड़ता था। एक राक्षस हुआ था, आई डोंट नो हर नेम, बट मैं वो नाम भूल रहा हूं मैं। हाँ, भस्मासुर, शायद भस्मासुर है ना, हाँ हाँ भस्मासुर। तो क्या हुआ, उसने तपस्या करी शिव जी की, और शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी क्या हो गए, प्रकट हो गए। तो शिव जी से उसने कहा कि वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो भस्मासुर कहता है, उसका पहले नाम कुछ और रहा होगा, उसका पहले नाम कुछ और रहा होगा। ठीक है। तो वो कहता है कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रख दूं, वो क्या हो जाए, तुरंत भस्म हो जाए। अब चूंकि उन्होंने बोला था जो भी वरदान मांगोगे वो देंगे, भगवान सिर्फ और सिर्फ अमरता के वरदान को नहीं देते थे, और अमरता से एक सिमिलर वरदान तुम ले सकते हो, पर अमर होने का वरदान वो नहीं देते थे। तुम अमर होने का वरदान नहीं मांग सकते, उसके अलावा तुम कोई भी वरदान मांगो, तुमको दिया। तो भस्म, जिसके भी सर पे हाथ रख दो वो क्या हो जाए, भस्म। ठीक है, तथास्तु दे दिया। चलो, अब क्या हुआ, भस्मासुर अब रोल में जिसके सर पे हाथ रख दे वो मर जाए, भस्म हो जाए। अब क्या हुआ, एक दिन ये हिमालय गया, इसने देखा कि शिव शंकर जी की जो पत्नी है पार्वती, बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही सुंदर है। उन्होंने कहा अब तो मुझे ये पत्नी चाहिए, है ना। तो शिव जी से पूछा कि शिव जी मुझे आपकी पत्नी चाहिए। वो कहता भाई मेरी पत्नी कैसे लोगे, दे रहे हो कि तुम्हारे सर पे हाथ रखूं। ठीक, अब वो सर पे हाथ रखने को दौड़ा। तो फिर शिवजी क्या कहे, शिवजी गए विष्णु के पास, वो वहां से भागे। शिवजी भागे क्योंकि बर्तन, देखो बर्तन था, बर्तन खराब नहीं हो सकता। शिवजी वहां से भागे, पार्वती भी भागी। तो अब शिवजी पहुंचे विष्णु के यहाँ पे, विष्णु से बोलते हैं अरे यार ये मैटर हो गया, क्या करूं? विष्णु कहते हैं अरे यार तेरे मैटर मेरे को समेटने पड़ते हैं। तो फिर विष्णु क्या करते हैं, विष्णु फिर औरत बन जाते हैं, और उस औरत का नाम होता है मोहिनी। ठीक है। और अब वो उस राक्षस के सामने चली गई, अब मोहिनी राक्षस के सामने चली गई। राक्षस ने जैसे ही भस्मासुर ने देखा, यार ये तो और भी सुंदर है। तो वो कहती है, तो वो कहता है भाई मेरे को तू चाहिए। तो वो कहती है, मोहिनी कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझसे डांस में जीत जाओगे तो ही मैं तुम्हारी होंगी, वरना नहीं होंगी। तो वो कहता ठीक है चलो। तो दोनों आमने सामने होगा, वो डांस जैसे जैसे करने लगी, भस्मासुर भी वैसे वैसे करने लगा। तो बहुत सारे उसने स्टेप करके, एक स्टेप उसने ऐसे रख लिया, तो उसने भी फ्लो फ्लो में एक स्टेप ऐसे कर लिया, तो उसने खुद के हाथ खुद के ही सर पे रख लिए, तो वही क्या हो गया, भस्म हो गया। इसलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ा था। अरे बड़ी बड़ी कहानी। अभी तक का सबसे खतरनाक, मतलब असुर बहुत सारे हुए थे। एक तो रक्त बीज हुआ था, उसका जितना खून धरती पे गिरता वो थामा। मतलब ऐसा बोलता, हाँ, पर वो रियल नहीं है। हाँ। तो तुम लोगों ने काली माता का जो फोटो देखा होगा, उसमें वो जो सर में एक राक्षस की मुंडी पकड़े होती हैं, और नीचे वो आग का कटोरा रखे रहती हैं, तो वो ही है रक्त बीज। क्यों? उसका सारा सारा ब्लड कहाँ गिर रहा है, उसी कटोरे में गिर रहा है, और कहीं नहीं गिर रहा। समझ गए? चलो ठीक है। तो क्या हुआ, ठीक है, दूसरा, दूसरा अब ये क्या बोली,
कि दूसरा कह रही हूं, तो अब ये क्या बोलती है, अब ये कहती है कि मैं मां बन जाऊं, मैं क्या बन जाऊं, मैं मां बन जाऊं। और उस जमाने में आपको इतना पता होगा कि आदमी दूसरा ब्याह कर सकता था, लड़की औरत ब्याह नहीं कर सकती थी। तो अब ये अगर मां बनेगी तो मां कौन बनाएगा इसको, यमराज तो नहीं बनाएगा, मां भी कौन बनाएगा इसको, सत्यभान बनाएगा। और चूंकि समस्या ये थी उस समय ये पेट से भी नहीं थी, या तो पेट से होती तब भी चल जाता, कितना तेरे 9 महीने बाद तेरे हो जाएगा, पर ये पेट से भी नहीं, तो फिर क्या करे, तो फिर भी किसकी जरूरत पड़ी, सत्यवान की जरूरत पड़ी। तीसरा, तीसरा इसने ऐसा बोला कि मैं सदा सुहागन रहूं, मैं क्या रहूं, मैं सदा सुहागन रहूं। अब सुहागन बनने के लिए किसका जरूर, किसका जिंदा होना जरूरी है, उसके पति का। पति कौन है, सत्यवान। तो तीनों ही वचन उन्होंने दे तो दिए, और तीनों ही वचन को पूरा करने के लिए किसका जीवन दान जरूरी था, सत्यवान का। तो इसीलिए फिर उसको सत्यवान की आत्मा को वापस करना पड़ा और सत्यवान जिंदा हो गया। इसलिए आपने कहानी पढ़ी होगी कि सावित्री एक ऐसी कहानी थी जो अपने पति के लिए यमराज से लड़ गई और अपने पति को यमराज से वापस ले। समझ आई बात, ये कहानी है। चलो इसके बाद और देखो, और कौन सी कहानी थी इसकी, लोटस नहीं देख रहे, लेजेंड, हाँ, हिंदुस्तान। एक बार ये और देख लेते हैं कैसी क्या है। चलो, चलो तो ये कहानी भी खत्म हो गई आपकी। लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान जो कहानी है, लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान जो कहानी है, वो कहानी है हिंदुस्तान के लेजेंड्स के ऊपर। किसके ऊपर, लेजेंड्स के ऊपर। किसके ऊपर है कहानी, लेजेंड्स के ऊपर। चलो ठीक है, तो इसमें जो लेजेंड्स उठाए गए हैं वो कहां कहां से उठाए गए हैं, महाभारत से एंड रामायण से। और अभी जो रामायण का टीजर आया है, वो रणवीर सिंह का लुक जो आया है, टू बी ऑनेस्ट बोलूं मेरे को पसंद नहीं आया। वो तो वो भी कार्टून जैसा ही लग रहा है यार। वो सूट सूट भी नहीं हो रहा, और वो उसके बीएफएक्स ही कार्टून जैसे लग रहे हैं यार। जबकि भारत की अभी तक की सबसे बड़ी महंगी फिल्म है, 4,000 करोड़ में बन रही है, वो रियल ही नहीं लग रहा है यार। ये समस्या है, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं यार। यश को छोड़ के बस, यश तो भाई खतरनाक लग रहा है, वो तो उसमें भी खतरनाक लग रहा था, और इसमें भी वो पीछे से दिखाया ना, उसमें भी खतरनाक लग रहा है। हाँ उसकी एंट्री, हाँ। वो अब पता नहीं अब यार ये लोग क्या करें यार। अब उसको देख के लोग ओम राउत को सॉरी बोल रहे हैं कि सॉरी भाई। चलो देखो, सबसे पहले इसमें उन्होंने बहुत सारे क्लेशन कवर किए हैं, तो ध्यान रखो। सबसे पहला सावित्री कवर किया है। अगर मैं तुम्हारा एग्जामिनर होता और मुझे तोरुदत्त से क्वेश्चन देना है, और तोरुदत्त से भी स्पेशली मुझे लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान से क्वेश्चन देना है, तो मैं यही क्वेश्चन देता। इससे यही क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस लेजेंड के बारे में बात नहीं की गई है। तो पहला सावित्री के बारे में बात की गई है, स्टोरी मैंने आपको बता दी। सीता के बारे में बात की गई है, आपको सीता ऑलरेडी पता है। तीसरा, अच्छा मैंने कल एक कोटे, मतलब कल नहीं, कुछ समय मैंने कोई एक कोट पढ़ा था, क्या होता अगर सीता युद्ध को रोकने के लिए रावण की हो जाती। अगर सीता रावण की हो जाती तो युद्ध नहीं होता, इतनी सारी जनता संख्याएं बच जाती। तो ऐसा लिखा था। हाँ यार, एक चीज मैंने और पढ़ी थी, किसी ने मतलब, वो होते हैं ना कुछ अज्ञान लोग, अज्ञान लोग, तो एक कोटेशन लिखा था कि जब लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई थी, तो राम भगवान ने लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी मंगाई थी, जबकि और जो सैनिक मरे थे उनके लिए संजीवनी बूटी नहीं मंगाई। अपना पराया तो राम ने भी देखा था। तो बस अब इंस्टाग्राम पर लोग क्या होगा, शुरू होगा यही बोलते बोलते, यही बोलते बोलते, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो फिर एक आता है, मतलब दो लोग आते हैं, एक आता है, एक वो होता है, मतलब अच्छा व्यक्ति, अच्छी औरत होती है, सिर्फ वो शुद्ध जवाब देती है कि अगर आपको ज्ञान हो तो बाकी सब लोग मरे थे लेकिन लक्ष्मण मूर्छित हुए थे। ठीक, चलो ये चल ठीक है। दूसरा वाला मेरे को अच्छा लगा। हाँ, मूर्छित मतलब, हाँ मतलब बेहोश, बेहोश, ठीक है, ऐसा टाइप का। अब दूसरा वाला मेरे को बढ़िया लगा
तो वो कहता है चल ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली, मैंने तेरी बात मान ली कि राम ने अपना पराया देखा। तो अब मुझे एक बात बता, जब तेरी शादी हुई थी तो तेरी शादी में भी 500 लोग आए थे, तो हनीमून तूने ही क्यों मनाया? थे भाई 500 लोगों को क्यों नहीं मनाने दिया? तो अपना पराया तो तूने भी देखा लाडले, मतलब ऐसे। ठीक है, साथ सीता। चलो इसके बाद लक्ष्मण की कहानी बताई गई है, इसमें लक्ष्मण को बताया गया है। लक्ष्मण बहुत खतरनाक था, लक्ष्मण भी खतरनाक। सबसे ज्यादा खतरनाक थे इनमें राम, फिर भरत। भरत को हालांकि इन लोगों ने पोर्ट्रेट कर ही नहीं पाया, किसी ने नहीं कर पाया, पर भरत बहुत खतरनाक थे। इसके बाद भरत की पता, इसके बाद जोग, ये तो जोगद्या, जोगद्या, उमा, ये मेरे को नहीं पता। अच्छा चलो, लेकिन अब पता चल गया मेरे को। उमा, उमा किसका दूसरा नाम था? उमा दूसरा नाम है पार्वती का। ठीक है, चलो ये कहानी भी आपको क्लियर हो गई। पार्वती की कहानी आपको पता ही है क्या कहानी है? ठीक है, पार्वती की कहानी आप लोगों को भी पता है। चलो इसके बाद कहानी और बताई गई है, भरत की कहानी बताई गई है। किसकी कहानी बताई गई है? भरत की कहानी बताई गई। भरत आप लोग जानते हो कौन है? भरत के पापा का नाम क्या है? तुम्हें छोड़ के, भरत के पापा का नाम क्या है? भरत के पापा का नाम बोलो जल्दी फटाफट, एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी नहीं, पहले का है। लेकिन जो अभी क्वेश्चन आए थे उसमें भरत, उसमें भरत की भी कहानी थी। दो क्वेश्चन आए थे आपके एमपी सेट में। हाँ, ये रामायण वाले से भरत की बात नहीं कर रहा मैं, राजा भरत की बात कर रहा हूँ। जिन इन इन भरत के नाम पे ही, इन भरत के नाम पे ही भारत, जो भारत नाम पड़ा है ना, भारत, जिसको अब इंडिया को अपन क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं ना, तो भारत इन्हीं के नाम पे पड़ा है, भरत के नाम। कौन है? अरे ये बेटे हैं, किसके बेटे हैं? किसके? मनोज कुमार के? अबे दुष्यंत और शकुंतला के। ये बेटे हैं, ये बेटे हैं किसके? दुष्यंत और शकुंतला के। दुष्यंत और शकुंतला के बेटे हैं। और इसी की कहानी जो दिखाई गई है, वो दिखाई गई है अभिज्ञान शकुंतलम में। अभिज्ञान शकुंतलम में किसने? कालिदास ने। शकुंतलम में ये किसने लिखा है? कालिदास ने। हम्म, कालिदास का सबसे फेमस वर्क है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भरत वो ही थे जिन्होंने बचपन में ही शेर का मुंह फाड़ दिया था। चलो इसके बाद क्या? हाँ, तुमने किस पे करा? तुम क्या बनी थी इसमें? तो बोरिंग तो होगा ही, जो मेन कैरेक्टर होंगे उनको मजा आएगा। क्लास तो क्या हुआ? 10-15 मिनट और क्या वो कहाँ है? क्या? हम्म, तुम्हारे कॉलेज वाले पता ही नहीं क्या ही है यार। चलो ठीक है, तो मैंने तोड़ू भी आपका अच्छे से करवा दिया। इसके बाद देख लो रविंद्रनाथ टैगोर। अब इन भाई साहब को आप पूरा पढ़ ही नहीं सकते, इन भाई साहब को हम कैसे पूरा पढ़े? ना तो हम पढ़ा सकते हैं इनको। ठीक है, देख लो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज एन आइकन ऑफ इंडियन कल्चर। पोएट थे, फिलोसफर थे, म्यूजिशियन थे, राइटर थे, एजुकेशनिस्ट थे। ये कब पैदा हुए? ये पैदा हुए थे 1861 में, यानी कि 2 साल पहले। 1863 में पैदा कौन हुआ था? स्वामी विवेकानंद। कल ही पढ़ा था मैंने, इसलिए मेरे को याद, अदरवाइज मेरे को भी याद नहीं होता। समझ गया ना? ठीक है, मैं रिवीजन कर लेता हूँ। 1863 में ये था, एक 1897 में था, 1902 में मर गए थे। इसमें इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी, और इसी साल इन्होंने स्पीच, नहीं स्पीच इन्होंने 1893 में दी थी स्पीच। ठीक है? हाँ, वो अमेरिका, अमेरिका में है ना, हाँ। और 1897 में इन्होंने एक काम और किया था, हाँ सॉरी, अपर मदरहुड लिखा था। अपर मदरहुड, अमर मदरलैंड लिखा था। ये मैंने अपना रिवीजन कर लिया। एमबीबीएस में पढ़ोगी तो तुम भी इसको पढ़ोगी फिर। किसमें? कॉलेज में पढ़ा है, बढ़िया। चलो
तो देखो, तो चलिए अब देखिए ध्यान से, ये कहाँ पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे जोरा संको में, जो कि कहाँ है? कैलकाटा में। हिज फादर वाज महर्षि देवेंद्रनाथ, हिज ओल्डेस्ट सन वाज द्वारकानाथ टैगोर, द एल्डेस्ट सन ऑफ प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर ग्रैंडफादर। यानी कि इनके जो दादाजी थे वो कौन थे? किसी सल्तनत के क्या थे? प्रिंस रहे थे, द्वारकानाथ टैगोर। उनके बेटे का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, और फिर उनके बेटे का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि अच्छी खासी फैमिली से क्या थे? बिलोंग करते थे। इनकी मम्मी का नाम था सरला देवी, ठीक है। इसके बाद, और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो कौन? ग्रैंडफादर कौन? प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर। वो किसके मित्र थे? राजा राम मोहन रॉय। समझ गए? यानी पूरा इतिहास इसको कहते हैं अच्छा वंश अच्छा हो, ठीक है। अब जैसे तुम लोग अगर अपने पूर्वजों के बारे में बात करो, कुछ बताने के लायक है? तो वो भी गंद, पर मेरे पास तो गंदा है बताने को ना, अच्छे में क्या है? जैसे कहाँ है ज्यादा? पर ये ज्यादा नहीं, ज्यादा बोलते कि आज मैं ओडी से आ रहा हूँ, कल मैं लैम्बोर्गिनी से आ रहा हूँ पढ़ाने तुम लोगों को। मैं मेरी ओ, लगेगा लगेगा है। तो ठीक है ना, पर हाँ, उसके लिए तो वो अमीर मैं मान लूंगा कि हाँ मैं अमीर हो चुका हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद अब देख लो, इन्होंने ये ये पूरे एशिया, किसमें? पूरे एशिया में। एशिया समझते हो क्या होता है? क्या है? शॉर्ट में मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया था ये कलकत्ता में पैदा हुए थे। इनके जो दादाजी थे, जिन जो द्वारकानाथ टैगोर थे, वो कहीं के राजकुमार थे, राजा थे, जिनके मित्र थे राजा राम मोहन रॉय। उनके बेटे थे महर्षि नाथ टैगोर, सॉरी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, और उनके बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कुल मिला के ये द्वारकानाथ कौन थे? इनके बाबा थे। समझ गए बात को? और दादा, हाँ दादा, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूं कि हाँ, एशिया, एशिया आप समझ लो क्या होता है। देखो, पूरे इस वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। और 7 में वैसे भी आपके 5 या 4 भाग हैं जो रहने के लायक है, ठीक है। और इन पूरे 7 में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो, उसे क्या बोले हैं? एशिया बोला है। सर एशिया में कौन कौन से देश आ जाते हैं? एशिया में आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, और आपका अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, और सबसे बड़ा तिब्बत, नेपाल, भूटान, और कुल मिला के पूरा का पूरा हिमालय, और उसके बाद सबसे बड़ा चाइना पूरा इसमें कंक्लूड होता है। एशिया, इन सबको सबको मिला के क्या बोला गया है? एशिया बोला गया है, सबसे बड़ा है। तो इस पूरे एशिया में ये पहले व्यक्ति थे जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किसमें? लिटरेचर में। कब मिला था? 1913 में। ना हाँ, दोनों पीवाईक्यू में, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज को थोड़ा सा सही कर लेना यार, एक चीज को सही कर लेना। देखो, एक चीज तुमको लिखनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। देखो, गीतांजलि, गीतांजलि इन्होंने एक लिखी थी बंगाल में। किस लैंग्वेज? सबसे पहले इन्होंने किस में लिखी थी? बंगाली लैंग्वेज में। ये उन्होंने किस साल लिखी थी? फटाफट तुम सर्च करो। और एक लिखी थी इन्होंने इंग्लिश में, ये फटाफट तुम सर्च करो, सर्च करो फटाफट, इंग्लिश में सर्च करो। और तुम सर्च करो प्रज्ञा, इसे नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज 13 में है, ठीक है। तो फिर इंग्लिश वाली इन्होंने 13 में लिखी है फिर, तो फिर वो इन्होंने शायद 11 में लिखी हो या 12 में लिखी हो, चेक करो एक बार। 1910 में, ठीक है। बंगाल वाली 1910 में लिखी गई है। उसके बाद बोलो, 1912 बता रहा है क्या? इंग्लिश वाला 1912 है, ठीक है, चलो 1912, ठीक है। यानी कि अगर आपको कहीं ईयर गलत मिलती है, मतलब कहीं 10 मिलता है, कहीं 12 मिलता है, तो समझ जाना अगर 10 है तो बंगाल लैंग्वेज की बात हो रही है, 12 है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है, और 13 है तो उसके उसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? गुरुदेव बोलते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 8 नोबेल, कितनी नोबेल? 8 नोबेल, 4 नोवेला, और उनके अंदर बहुत सारी, ढेर सारी पोएम्स लिखी, ठीक है। इनको भी पूरा पढ़ना असंभव है, तो असंभव तो खैर नहीं है, पर ऐसा कि हमारे पास और भी चीजें हैं ना, पर एग्जाम में कभी कभार एक आधी क्वेश्चन आता है इनसे, तो इसलिए अब हमारी इतनी इंपॉर्टेंस पे नहीं है ये। और इनके डेप्थ से भी क्वेश्चन आता है भाई, है ना।
तो इनकी मैं बात करूं तो देखिए ध्यान से, तो भाई इन्होंने दो देशों के नेशनल एंथम लिखे हैं। एक लिखा है इन्होंने इंडिया का, जिसको बोलते हैं जन गण मन अधिनायक, और एक है बांग्लादेश जिसका नाम है अमर सोनार बांग्ला, PYQ है ये। ठीक है, इसके बाद जो श्रीलंका का जो श्रीलंका का जो वो है एंथम, वो भी कहां से इंस्पायर है, इनसे। इसके बाद इनका एक सॉन्ग है बांग्लर माटी बांग्लर झोल, ये PYQ तो नहीं है पर इस पे स्टार लगा लो। और इसी को हमने क्या बोला है, वेस्ट बंगाल का स्टेट एंथम, वेस्ट बंगाल का स्टेट एंथम। हम लोगों का स्टेट एंथम क्या है, किसी को पता है क्या? सुख, नहीं 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 नहीं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। जय जय गरबी मध्य प्रदेश, जिसके महेश स्टेट सॉन्ग। ठीक है, जय जय, ये इसी का नाम होगा ना, जय जय गरबी मध्य प्रदेश, यही है क्या? है ना, हाँ यही होगा, मतलब दुख का साथी सबका, है ना, सुख दुख का साथी सुख का, है ना, वही है ना। हाँ चलो, इसके बाद ये लिखी है इनकी पोइट्री कलेक्शन, देख लीजिए। गीतांजलि लिखा है 1910 में, सोना टोरी लिखा है जिसका मतलब होता है गोल्डन बोट, बालक लिखा था फ्लाइट ऑफ क्रेन्स, मानसी चित्रा गीताली, गीता मलय, खेया कनिका नैयर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये PYQ आया हुआ है। और इसमें एक चीज और बोली गई थी, इसमें जो इन्होंने फादर माना है, इन्होंने अपना जो फादर बताया है वो किसको बताया, तो वो बताया है गॉड को। ठीक है, ये PYQ डेप्थ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब अपन नॉर्मल लोग इसको पहली बार ये क्वेश्चन आया तो पहली बार इसको कौन ही कर पाएगा यार। ठीक है, इसके बाद इसकी नॉवेल देख लो, गोरा PYQ है, गोरा ब्लेयर PYQ है, चोकर वाली PYQ है। ठीक है, शेषर कविता, नो कबड्डी, चार ओडरे वर्स, जोगा जोगा जोग रिलेशनशिप, फोर चैप्टर, द रैक, द लास्ट पोएम, द ग्रेन ऑफ सेन, द होम एंड द वर्ल्ड। चलो, इसके बाद शॉर्ट स्टोरी देख लो इनकी, इनकी शॉर्ट स्टोरी ये लिखी गई, प्लेस ये लिखे गए इनके, राजा, डाकघर, आंचल, चंडालिका, चंडालिका PYQ है। ठीक है, इसके बाद सॉन्ग तो इनके देखो, अमर सोनर बंगला, जनगण मन। हाँ, ऐसे ही सिर्फ नाम पूछा गया, सिर्फ नाम पूछा गया, सिर्फ नाम पूछा गया है। ठीक है, इस हाँ ये प्लेस है, ये प्लेस है, वो शॉर्ट स्टोरीज है, ये एसेज है, ये सॉन्ग्स हैं। ठीक है, और एक चीज और लिखो, टोटल पोएम्स इन गीतांजलि, लिखा है क्या? अच्छा ओके, लिखा है अपना, ठीक है चलो। आज अपन इसी को खत्म करेंगे। देखो, द गीतांजलि किसने लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। 157 पोएम्स हैं कि आप लोग पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। ठीक है, तुम लोग पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, और सारी की सारी पोएम बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं। ठीक है, और इसको बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, और इस बुक बुक क्या करती है, आपको सॉन्ग ऑफर करती है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, गीतांजलि अ सॉन्ग ऑफरिंग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिटरेचर में बुक वो जीता है, किस लिए, 1913 में, और किस लिए जीता है, गीतांजलि के लिए जीता है। और इसमें स्पेशल पोएम भी थी, माइंड इज विदाउट फियर, अगर दिमाग में डर ना हो तो हमारा दिमाग कहाँ पर हो। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन और आया था, वो शायद इसमें भी आया है, वो फिर से कर लो, पलक गलत लगा के आई है उसको। इसका जो प्रो है, क्वेश्चन ये था कि इसका जो प्रोलॉग है ना, ये अभी जस्ट सेट में आया है, सेट में, जस्ट सेट में अभी अभी करके आए हो, है ना। इसका प्रोलॉग किसने लिखा था, इसका प्रोलॉग लिखा है, ये लिखा है, ये रहा, WB ईट्स। तुमने भी गलत करा है, बहुत बढ़िया, WB ईट्स, जबकि हमने, हाँ तो बात के दोस्त होंगे मित्र, जब, अबे तो पढ़ा नहीं तुमने, है ना, जबकि मैंने इमेज भी दी है, इमेज में भी BBI ईट्स लिखा है, मैंने बताया भी, तो जब मैंने WB ईट्स पढ़ाया तब भी मैंने बताया था। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा है, WB ईट्स ने, है ना, ये PYQ भी करंट में आया ही है आपका।
चलो इसके बाद श्री अरविंदो से अपन कब कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ वो भी कलकत्ता में पैदा हुए थे। बेलूर मठ में मर गए थे।